So hello to all the nursing aspirant of Nursing Adda 24/7 by my side. This is Swara and in this video we only discuss about the syllabus of ओडिशा नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी। तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या आपका स्ट्रैटेजी रहने वाला है, किस किस स्टेटमेंट में या स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से सिलेबस वाइज प्रिपरेशन करना है ओडिशा की नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के लिए। बच्चों चलिए तो इस बार पूरे वीडियो में हम क्या करेंगे, डिटेल्ड में इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल में बच्चों देख पा रहे हो, OSSC नर्सिंग ऑफिसर 2025 सिलेबस डिस्कशन इन ब्रीफली बाय स्वरा, यानी कि तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूं एक पूरा का पूरा पैटर्न, पूरा का पूरा डिस्कशन, किसका एक निचोड़ होने वाला है इस वीडियो में, किसका सिलेबस का, जो कि रहने वाला है OSSC नर्सिंग ऑफिसर के लिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रीफली फुल डिस्कशन के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम फॉलोज अ सिंगल रिटन टेस्ट। बच्चों MCQ बेस्ड आपका जो है वो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो टोटल क्वेश्चन आपका इसमें कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। टाइम जो है बच्चे वो बहुत कम है, तो इन शॉर्ट ड्यूरेशन में किस तरीके से आप मैनेज करोगे, किस तरीके से आपका तैयारी होनी चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो बच्चों यस, नेगेटिव मार्किंग आपका 0.2% रहने वाला है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने को मिलेगा। लेवल बच्चों जो है ये एग्जाम जो है वो GNM यानी कि डिप्लोमा कोर्सेज और BSc नर्सिंग यानी कि ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी रखता है। सिलेक्शन अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, इसमें जो बच्चों एग्जाम है OSSC का एग्जाम है वो 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवीजन दिया गया है इसका। ठीक है, सेक्शन 1 में आपका पूरा का पूरा नर्सिंग पोर्शन जो कि पूरा ह्यूज वेटेज रखेगा ऑफ ऑल द नर्सिंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो पहला जो सेक्शन रहने वाला है बच्चों वो आपका किसके बिहाफ पे होगा, जो भी GNM और BSc नर्सिंग का आपका नर्सिंग पोर्शन का सिलेबस रहने वाला है ये आपके 60 मार्क्स में यानी कि 60 नंबरों में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो कोर पार्ट, जो भी बच्चे आपका कोर पार्ट रहने वाला है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, OBG गायनी हो गया, आपका फंडामेंटल हो गया, MSN होगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, ठीक है, साइकेट्रिक हो गई, पीडियाट्रिक हो गई, तो ये सारे जो कोर पार्ट है आपके नर्सिंग जग का जो पार्ट है वो बच्चों क्या है आपका सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मेंशन कर दिया गया तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि कितने कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने पोर्शन ऑफ या फिर कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके इस एग्जाम में। ठीक है बच्चे, चलिए अगर हम आगे बात करेंगे तो जो सेक्शन 2 आपका रहने वाला है दैट वुड बी प्रैक्टिकल स्किल। ठीक है, 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल स्किल्स के सिनेरियो बेस्ड, क्लिनिकल बेस्ड, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके किसी ना किसी क्लिनिकल प्रोसीजर पर बेस्ड होंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 3 की तो इसमें इंग्लिश एंड अर्थमेटिक जो आपका 15 मार्क्स में बच्चों पूछा जाएगा। 15 मार्क्स में आपका इंग्लिश और अर्थमेटिक जो कि बेसिक मैथमेटिक्स होगी बच्चे 10th स्टैंडर्ड बोर्ड के। ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्रिविलेज ज्यादा दिया है उड़िया लैंग्वेज को, तो इनको इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे वो इतने हार्ड लेवल के नहीं होंगे। अगर आपने फाउंडेशन अच्छे से कर रखा है, ठीक है, बेसिक ग्रामर आपको आता है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ बच्चे सेक्शन 3 जो कि इंग्लिश एंड अर्थमेटिक रहने वाला है, कितने में रहने वाला है आपका 15 मार्क्स में रहने वाला है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। बेसिक अर्थमेटिक एंड इंग्लिश का पोर्शन जो जिसमें आपका क्या देखने को मिलेगा, एंड इंग्लिश का पोर्शन बच्चे इसमें आपको बेसिक ग्रामर देखने को मिल सकता है। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड लेवल के आपको बेसिक ग्रामर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका ये पोर्शन क्लियर है तो आपको इस सिलेक्शन को ग्रैब करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए अगर मैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करूं बच्चे तो जो हाल के अभी मैंने आपका PYQ सॉल्व कराया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से देखने को मिले। ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं तो आपका सेल एंड टिश्यूज हो गए। ठीक है, सेल एंड टिश्यूज हो गए, मेम्ब्रेन्स हो गए, स्केलेटल सिस्टम में बोन स्ट्रक्चर, फ्रैक्चर, इमोबिलाइजेशन, मस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट का कंडक्शन, BP रेगुलेशन, सर्कुलेशन, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका इन टॉपिक्स पर अच्छा पकड़ है, आपने अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली
इस कोर्स के लिए या इस एग्जाम के लिए अच्छे से आप क्या कर सकते हो, बीट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो लीवर से रिलेटेड आपकी हेपेटाइटिस की कंडीशन हो गई, पैनक्रियाज हो गया, इन सारी चीजों का आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अगर आपको क्या है कंफ्यूजन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट या दिस टॉपिक, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है बच्चों, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोक्राइन में रिलेटेड हार्मोन्स एंड देयर डिसऑर्डर्स, ठीक है। डिसऑर्डर्स बेस्ड हार्मोनल जो कंडीशंस होती हैं उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में देखने को मिला था। चलिए अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करूं तो बच्चों कोर पार्ट जो आपका पूरे नर्सिंग का रहता है वो आपका रहता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसमें आपका क्लिनिकल पोर्शन भी कवर हो जाता है एज वेल एज आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है फंडामेंटल का नर्सिंग के वो भी कवर हो जाता है। अगर हम एफओएन के टॉपिक्स की बात करें तो मैम व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फंडामेंटल, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एफओएन के, तो बच्चों देखो नर्सिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, इसी में आपको क्या कर लेना है, एड ऑन कर लेना है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट लेवल के एग्जाम्स में या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में इन्फेक्शन एंड देयर कंट्रोल्स पूछने को देखने को मिलता है, स्टरलाइजेशन बेस्ड, डिसइंफेक्शन बेस्ड, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है बच्चे। नर्सिंग प्रोसीजर लाइक आईवी कैनुलेशन, एनेमा एंड कैथेटराइजेशन, प्रोसीजर पर भी आपका क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएटली कमांड होना चाहिए बच्चों, ठीक है। प्रोसीजर जो है आपका वो क्लिनिकल पोर्शन कवर करता है, ठीक है। तो जितने भी आपके प्रोसीजर हो गए लाइक आपका ACLS हो गया, CPR हो गया, BMW का प्रोसीजर हो गया, ठीक है, तो अलग अलग प्रोसीजर अलग अलग टाइप का वेटेज रखते हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या रहने वाला है, IV कैनुलेशन रिगार्डिंग इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन की कंडीशन को लेके इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, एनेमा पूछता है एंड कैथेटराइजेशन पूछ सकता है, ठीक है। प्रेप यानी कि प्री ऑपरेटिव कंडीशन यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन, ठीक है, तो प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव रिलेटेड ट्रॉमाज रिलेटेड क्रिटिकल कंडीशन इसमें आपको देखने को मिल सकता है बच्चों। ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टॉपिक्स, ठीक है, जिसमें से स्पेसिमेन कलेक्शन, कौन कौन से टाइप के ऐसे स्पेसिमेन्स होते हैं जिनका आप क्या करते हो, हॉस्पिटल में कलेक्शन करते हो, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी, सक्शनिंग रिलेटेड, पोजीशनिंग, कम्युनिकेशन एथिक्स एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोड ऑफ एथिक्स, तो ये सब कुछ ब्रीफ ऐसे टॉपिक्स हैं जो फंडामेंटल्स में क्या किए जाते हैं देखने को मिलता है इस एग्जाम में, ठीक है। चलिए मेडिकल सर्जिकल की अगर मैं बात करूं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि पूरा जो है आपका क्लिनिकल प्रपोर्शन जो है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यानी कि आपके कोर पार्ट से देखने को मिलता है, देखा जा सकता है। तो आपको PYQ बेस्ड ही आगे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है और कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब अगर मैं MSN की बात करूं बच्चों तो हाईली इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट पोर्शन होता है ये। कार्डियोवैस्कुलर में आपको हाइपरटेंशन, शॉक, हार्ट फेलियर, MI, ECG इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिक ECG आपको पता होना चाहिए, ग्राफिकल रिपोर्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको, जैसे एक क्वेश्चन जो था आपके MI से रिलेटेड, ठीक है, ECG में ग्राफ देकर पूछा गया था आपके 2023 वाले एग्जाम में। चलिए अगर मैं रेस्पिरेटरी की बात करूं तो रेस्पिरेटरी पोर्शन से आपको अस्थमा, COPD, निमोनिया, ARDS एंड चेस्ट ड्रेनेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से आपके GIT रिलेटेड, रीनल रिलेटेड या फिर एंडोक्राइन रिलेटेड, ठीक है, सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, अगर इन पे आपका क्या हो चुका है, कमांड हो चुका है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो डेफिनेटली यू विल अचीव दिस सक्सेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की, तो इसमें आपको स्ट्रोक, मेनिंजाइटिस, सीजर जो है वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको एनी हाउ कवर करना पड़ेगा। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, फ्रैक्चर, ट्रैक्शन, अर्थराइटिस, ठीक है। ट्रैक्शन में आपका पुली रिलेटेड ट्रैक्शंस, ठीक है, कितने टाइप्स की पुलीज होती हैं, किस किस टाइप के शॉर्ट ट्रैक्शन होते हैं, वो सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऑन्कोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो कीमोथेरेपी प्रिकॉशंस, ठीक है बच्चे, कीमोथेरेपी, रेडिएशन रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए
इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर में शॉक हो गया, बर्न हो गया, बर्न में आपका रूल ऑफ 9 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, रूल ऑफ 9 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। टीबीएस से निकालने के लिए बच्चों पूछा गया था, टोटल बॉडी सरफेस एरिया का परसेंटेज निकालने के लिए पूछा गया था, तो कैलकुलेशन ऑफ बर्न आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में ट्राइएज रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे बच्चे, तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है फ्रॉम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साइकेट्रिक से, तो मैम साइकेट्रिक का वेटेज कितना रहता है, तो ऑलमोस्ट बच्चे 3 to 4 क्वेश्चंस आपके साइकेट्रिक के भी देखने को मिलते हैं। आपको ये कभी भी नहीं करना है कि ज़्यादा वेटेज रखने वाले सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और छोटे वालों को छोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो भी तब जब आपके लिए नेगेटिव मार्किंग हो बच्चे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग में जब भी कोई भी एग्जाम डिमांड करे कि वो नेगेटिव मार्किंग रख रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको किस लेवल पे चूज करना है। अगर आपने इन अ रैंडम वे सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए या फिर ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन वहां पे कुछ पार्शियल अमाउंट की लैक ऑफ मार्क की वजह से रुक जाए, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं साइकेट्रिक की बात करूं तो मेंटल हेल्थ इलनेस क्लासिफिकेशन, ठीक है, शिज़ोफ्रेनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें भी आपका, ठीक है, साइन, पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन के बेसिस पे क्वेश्चंस देखने को मिलता है, ठीक है। मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिया एंड डिप्रेशन, ठीक है। बाइपोलर पे मैनिया रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिला था इन अ सिनारियो फॉर्म, ठीक है, सिनारियो बेस्ड फॉर्म। एंग्जाइटी, पैनिक, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, थेराप्यूटिक कम्युनिटी एंड लीगल इश्यूज भी आपका क्या रह रहा है, साइकेट्रिक में इंपॉर्टेंट रह रहा है। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। अब मैम पेडियाट्रिक के क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि हम जब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं तो हमको सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है। और जब आपका रिवीजन का टाइम पीरियड होता है बच्चे, तो रिवीजन के टाइम पीरियड पे अगर आप सब कुछ ही रिवीजन करने बैठोगे पीक टाइम पे, तो क्या हो सकता है सब कुछ मैसअप हो जाता है, दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आता है। तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब आप 1 या 2 दिन पहले रिवीजन कर रहे हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको ग्रैब करना है, क्योंकि हर एक एग्जाम अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट को के वेटेज को ध्यान में रखती है, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म करती है। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट रियलाइबल फॉर यू। अगर आपने ऐसे टाइम पे, इतने पीक टाइम पे बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ों को पढ़ाई के तौर पे लिया, ठीक है, या बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में आप पढ़ रहे हो, तो क्या होता है जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो चीज़ आप एग्जाम में गलत कर देते हो बच्चों, ठीक है। अब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से भी आपके ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ये इमेज बेसिस भी हो सकते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है बच्चे वो आपका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कॉमन पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे डायरिया हो गया, निमोनिया हो गया, मिजल्स हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। न्यूनेटल केयर, थर्मो रेगुलेशन, ब्रेस्ट फीडिंग एंड एनआरपी स्टेप्स, ठीक है बच्चे। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, लेटेस्ट या अपडेटेड मैं यहां पे मेंशन कर रही हूं, अपडेटेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बच्चों, ठीक है। इससे आप पूरी तरीके से वाकिफ होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में किस किस तरीके के वैक्सीन जो है वो कब कब लगाई जाती हैं, ठीक है। अगर हम फिर नेक्स्ट बात करें तो LBW या फिर आपका हो गया KMC बच्चे, या फिर हाइपोथर्मिया रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे, हाइपोथर्मिया रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे, ठीक है बच्चे। अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आपको पूरा का पूरा सिलेबस करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इन दैट केस ऑफ सिनारियो आपको सिर्फ क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पिक करना है, चूज करना है। पूरी बुक को आप नहीं रिकवर कर सकते, पूरी बुक को आप एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें आपको किस चीज़ पे, अगर आपने इन कुछ टॉपिक्स पे काम कर लिया, जैसे लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया, एपिडेमियोलॉजिकल बेसिस हो गया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन, वाटर सैनिटेशन, कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड डेंगू, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, आशा रोल्स एंड हेल्थ इंडिकेटर्स, ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर अभी जो लेटेस्ट के आपके हेल्थ रिलेटेड, कम्युनिकेबल डिजीज रिलेटेड प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं बच्चे, वो आपका क्या हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी से बन सकता है। तो आपको इन चीज़ों पर कमांड करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है,
चलिए अब हम बात करते हैं स्किल पोर्शन की। मैम ये तो रहा आपका नर्सिंग वाला पोर्शन जिसका वेटेज ज्यादा होता है, आपने उसके बारे में बता दिया, बट हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा है कि अगर स्किल पोर्शन की बात करें हम तो उससे कितने क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि वो भी तो 25 नंबर का आएगा ना मैम। ठीक है, तो अगर हम स्किल प्रोपोर्शन की बात करें बच्चे, तो आपका नर्सिंग प्रोसीजर स्टेप वाइज आपको हर एक प्रोसीजर, हर एक मतलब उसमें भी आपको शॉर्टनिंग करना पड़ेगा, शॉर्टेज करना पड़ेगा कि विच प्रोसीजर इज बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो आपकी वेंटिलेशन से रिलेटेड हो गया, CPR से रिलेटेड हो गया, ACLS हो गया, DFAP से हो गया, कैथेटराइजेशन से हो गया, जितने भी आपकी क्रिटिकल कंडीशन NICUs में, ICUs में देखने को मिलते हैं, उन वो प्रोसीजर्स को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है, और उनके इंस्ट्रूमेंट के आपको पिक्चर्स भी याद होने चाहिए। ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज के लिए यूज किया जाता है। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, BMW, ठीक है, मेंटेनिंग एसेप्सिस, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आपका क्या हो गया, CPR हो गया, फर्स्ट एड हो गया, OT ICU प्रोटोकॉल, वुंड केयर एंड बायोमेडिकल मैनेजमेंट। इन चीजों पर आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इनसे रिलेटेड आपके प्रोसीजरल यानी कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, सिनेरियो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, चलिए फिर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर OSSC सिलेबस इफेक्टिवली। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी पे कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट आई मेंशन, ठीक है, फिनिश फंडामेंटल। सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा, यू शुड फिनिश फंडामेंटल। ठीक है, MS नर्सिंग यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है, 45 to 50% ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चे, PYQs को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा फंडामेंटल और MSN एकदम निचोड़ कर पी लेना है। कहने का मतलब है कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट MSN का और फंडामेंटल का आना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 50% आपको एग्जाम का देखने को मिलेगा इन सब्जेक्ट्स से। ठीक है, देन डू OBG एंड उसके बाद आपको क्या करना है, OBG पर फोकस करना है एंड ऑल्सो पीडियाट्रिक्स पर फोकस करना है। ठीक है, स्कोरिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, स्कोरिंग बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आपका अपगार स्कोरिंग हो गई, ठीक है, आपसे पार्टोग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, तो जितने GS स्कोरिंग हो गई, तो जितने भी स्कोरिंग रिलेटेड, पेन स्केल हो गया, स्कोरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कवर किए जा सकते हैं। अच्छा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा बच्चे, ठीक है, कोई सिनेरियो नहीं, नथिंग। ठीक है, आपको माइलस्टोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, स्कोर बेस्ड, पेन स्केल रिलेटेड, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन का अप्रोच इसमें रखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कम्युनिटी एंड प्लस मैनेजमेंट। आपको क्या करना है, कम्युनिटी और नर्सिंग मैनेजमेंट को साथ साथ लेकर चलना है। इससे रिलेटेड शॉर्ट और हाई यील्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस आपको क्या करना है, एटलीस्ट 30 to 40 MCQs अ डे। ठीक है, आपको 30 से 40 क्वेश्चंस क्या करना है पर डे बच्चों, प्रैक्टिस करना है। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि अगर आपकी कैपेसिटी इससे ज्यादा अलाउ करती है तो आप इससे ज्यादा भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि आप नहीं जानते, यू नेवर नो कि दूसरा पर्सन आपसे कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है, राइट। तो आपको इससे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ओके, रिवाइज इम्यूनाइजेशन, पार्टोग्राफ, CPR, शॉक डेली। बच्चों देखो, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पैरामीटर होता है वो आपका पार्टोग्राफ रिलेटेड हो गया, किसी डिस्कवरी से रिलेटेड हो गया, किसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो गया, CPR के रेशियो से रिलेटेड हो गया, जो ऑटोमेटिकली इन जनरल लाइफ हो ही जाता है। आप भूल जाते हो कि CPR का चेस्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो अडल्ट में कितना था, न्यूनेट्स में कितना था, चिल्ड्रन में कितना था, अगर 1 रेस्क्यूअर है तो कितना है, 2 रेस्क्यूअर है तो कितना है। तो अगर ये जो इन सब टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी और रोज रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि आपके दिमाग में एग्जाम तक वो चीज बैठ जाए बच्चों। ठीक है, उसके बाद गिव वीकली फुल मॉक टेस्ट। ठीक है, इंप्रूव रैंक, अगर बच्चे आप अपना रैंक क्या करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, ठीक है, इंप्रूव करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द हाइट। ठीक है, आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा उस स्टेप को अचीव करने के लिए जहां पे आपका क्या वेट कर रहा है, सक्सेस वेट कर रहा है बच्चों। ठीक है, अगर आपने 0 से स्टार्ट करना शुरू कर दिया तो सक्सेस तक आप ऑटोमेटिकली पहुंच ही जाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फुल डे मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, वीकली फुल डे मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि ये सारी चीजें मैम इतनी सारी आपने बता दी, ठीक है, ये हम कर तो लेंगे, बट दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि करेंगे कहाँ से, होगा कैसे मैम। ठीक है, सारी चीजें आपकी समझ में आ रही हैं, बट
हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, किससे पूछे, कौन मेंटोर होगा, कौन गाइड करेगा। तो बच्चों उन सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं OSSC नर्सिंग ऑफिसर 2025 के लिए एक बैच, ठीक है, जो आपका 5 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। 1000 लाइव आवर की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, टेस्ट सीरीजेस मिलने वाले हैं, नोट्स मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस एंड डाउट सेशंस मिलने वाले हैं। अब ये बैच मिलेगा कब और कितने में मिलेगा? तो बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ कितने में आपको 2199 रुपीज़ में मिलने वाला है, ठीक है। बहुत ही अच्छी स्पेशलिटीज़ के साथ आपको क्या करने मिलेगा, इस पूरे पैरामीटर को समझने का, तोलने का, तैयारी करने का और अच्छी पैटर्न में क्या करने का, नॉलेज गेन करने का मौका मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, इन सारे टीचरों से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करने का मौका दिया जा रहा है। तो अगर आपने परचेज नहीं करा है या आप चाहते हो कि आप ओडिशा के नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी के लिए अप्रूव कर पाओ, आप क्या कर पाओ, उस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो उसकी हाइट को पकड़ पाओ, सक्सेस अचीव कर पाओ, तो आपको इन चीज़ों के लिए इस बैच को परचेज करना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस को इन्हांस करना चाहिए, MCQs बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए और डेफिनेटली यू विल क्लियर दिस, ठीक है। इसके लिए आप अपना क्या करेंगे, प्रैक्टिस रोज रोज करते रहोगे। ऑल द बेस्ट।